हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आपके पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं जैसे कि आपका पहली प्रश्नावली जो है 1.1 प्रश्नावली में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एवं एल्गोरिथम और पढ़ना है इसमें पूर्णांकों का विभाज्यता, पूर्णांकों की विभाज्यता। 1.2 में पढ़ने वाले हम लोग अभाज्य गुणनखंड HCF और LCM। HCF और LCM सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है। जो आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं वही इसमें है। वहां पे क्या किया था, थर्ड प्रश्नावली हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। ये जो प्रश्नावली होने वाली है आपकी थर्ड जो प्रश्नावली है वो बहुत ही मोस्ट प्रश्नावली होने वाली है। इससे कंपलसरी एक क्वेश्चन बनना ही है और वो भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। ज्यादा टफ प्रश्नावली नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। और 1.4 प्रश्नावली में हम लोग पढ़ने वाले हैं शांत व अशांत दशमलव प्रसार। बहुत सारे बोर्डों में क्या हुआ है, बहुत सारे बोर्डों में आपका जो पहली प्रश्नावली है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एवं एल्गोरिथम और आपका जो लास्ट है शांत व अशांत दशमलव प्रसार, ये बहुत सारी बोर्डों में क्या हुआ है, हटा दिया गया है। जो 1.2 और 1.3 जो है वो सभी बोर्डों में अभी भी उपलब्ध है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो हमारे पास है 1.2 और 1.3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी के बोर्ड में ये प्रश्नावली 1.1 और 1.4 है तो वो लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो उसके लिए भी हम एक और वीडियो लेके आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.1, 1.2 और 1.3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1.1 को ना लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं 1.2 से स्टार्ट करते हैं। 1.2 से स्टार्ट करने के लिए तो देखिए स्क्रीन पे आपको सवाल दिखेगा। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 6, 72 72
और 120। इनके हम लोग क्या करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड करोगे 2 तिया 6, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बार, फिर इसके भी कर लो। 2 से किया 2 तिया 6, 2 12 है, फिर 2 से डिवाइड किया 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। इसी प्रकार इसको भी कर लेना है। 2 से डिवाइड किया 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 30, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15, फिर कर दिया 3 से डिवाइड तो आ जाएगा आपका 5, फिर कर दिया 5 से तो आ जाएगा 1। हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने इन सबके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या बने। 6 के अभाज्य गुणनखंड बने 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, इसी प्रकार 72 के गुणनखंड किए, उसके अभाज्य गुणनखंड बने 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 120 के जब फैक्टर किए उसके बने आपके 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम लोगों को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं एचसीएफ में होता क्या है। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ में जो गुणनखंड हम लोग करते हैं उन गुणनखंडों में से हम लोगों को देखना होता है कि उन गुणनखंडों में से कौन से पद जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, यानी कि सभी पदों में कौन सा पद ऐसा है जो उपस्थित है या उभयनिष्ठ है, तो उसकी सबसे कम घात। एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे कम घात वाले पद को लेते हैं। सबसे कम घात वाला उभयनिष्ठ पद। ठीक है, सबसे कम घात वाला उभयनिष्ठ पद। और एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम लोग लेते हैं अधिक घात वाला। अधिक घात वाला उभयनिष्ठ पद, उसके साथ साथ जो पद और एक्स्ट्रा होते हैं, जो बच जाते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं, उन सबको हम एलसीएम में ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से इसमें अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा इसका, यहां से देखो सभी में, इसमें देखो 2 कॉमन हो रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, यानी कि 2 उपस्थित है सब जगह, और उसके साथ साथ 3 भी उपस्थित है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो 2 उपस्थित है उसकी सबसे कम घात यानी कि 2 की पावर 1, उसके साथ साथ 3 की पावर भी लेनी है, उसकी भी सबसे कम घात यानी कि 3। इसका जो एचसीएफ बना वो कितना बन गया, 6 बन गया। उसी प्रकार एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम में क्या करना है, 2 लेना है। मैंने क्या बताया था, अधिक घात वाला पद लेना है, अधिक घात वाला उभयनिष्ठ पद। तो 2 की पावर सबसे पहले सबसे अधिक कितनी है, 3, उसके साथ साथ 3 भी लेना है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, अधिकतम घात वाला लेना है तो 2, और उसके साथ 5 भी लेना है। इन सबका क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है। तो 8 और 9 का जब गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 का गुणा जब 5 में करोगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1, 35 और 1 36। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
360 हो जाएगा। तो सभी लोगों को समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले सवाल की ओर आते हैं। अगर किसी लोग को भी समझ में ना आया हो तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है 12, 15 और 21 के लासा व मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 12, 15 और 21 तीन संख्याएं दी गई हैं। तीन संख्याओं के क्या करने हैं? लासा और मासा का क्या करना है? हम लोगों को अनुपात ज्ञात करना है। तो लासा और मासा का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोगों को उनका लासा और मासा निकालना होगा। संख्याएं दी गई हैं 12, 15 और 21। ठीक है, तीन संख्याएं दे रखी हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है? हम लोगों को अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से इनकी एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेने हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो इसको। 2 से 6 बार, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 3 बार, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 बार। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे तो 5 बार, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बार। इसी प्रकार इसको डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड किया तो 7 बार, और 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बार। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए देखते हैं। 12 के फैक्टर करें तो 12 के फैक्टर क्या बने? 12 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 के फैक्टर किए थे तो मुझे ने मिला 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर। इसी प्रकार हमने जब 21 के किए तो हमें मिला 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर। ये मिले। हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ में क्या करेंगे? जो उभयनिष्ठ पद होगा, जो तीनों संख्याओं में कॉमन पद होगा, जो कह सकते हो कॉमन पद होगा, उसको लेना है। तो एचसीएफ क्या बनेगा इसका? देखो 3 जो है वो तीनों जगह उपस्थित है, सबसे कम घात वाला लेना है। सब जगह एक ही पावर है तो कितना लेंगे? इसका एचसीएफ कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में हमें सब पदों को लेना है, कॉमन पद भी लेने हैं, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पद हैं, जो ज्यादा पद हैं, उनको भी लेना है। तो यहां से हम जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। सबका जगह लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 का जब 7 में करोगे तो 6 सत्ते 42, यानी कि इनका जो बनेगा वो कितना बनेगा? 420 एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना था। अनुपात क्या बन जाएगा? अनुपात बन जाएगा एलसीएम बटे एचसीएफ। क्या बनेगा? बन जाएगा 420 बटे 3। 3 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 3 से जैसे ही डिवाइड करोगे, 3 से ये गया 1 बार, 3 एकम 3, 3 चौको 12 है। कितना आ गया? इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 140 अनुपात 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल बोला जा रहा है कि अगले सवाल में बोला जा रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम 13 और 182 है और उसका एक पद 26 हो, या कह सकते हो एक पद या एक पूर्णांक 26 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। क्या बोला गया है, हम दिया गया है कि दो पूर्णांक है मेरे पास, देखो ठीक है। एक पूर्णांक दिया गया है एक पूर्णांक दिया गया है 26, ठीक है। दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम और दिया गया है। एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है आपका 13 और एलसीएम दिया गया है 182, ठीक है ना। एचसीएफ दिया गया है आपका 13 और एलसीएम दिया गया है 182, ठीक है। दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता होगा। तो फॉर्मूला जो होता है दूसरा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, दो पूर्णांकों के लिए सबसे पहले तो लिख लेंगे यहां, दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है ना। दो पूर्णांकों के लिए क्या होता है, दो पूर्णांकों के लिए होता है a इंटू बी, यानी कि पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर होता है HCF गुणा LCM, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दूसरा पूर्णांक यानी कि b का मान ज्ञात करना है। हम मान ले रहे हैं पहला पूर्णांक जो है आपका a है, दूसरा पूर्णांक b है। हम लोगों को क्या करना है, b यानी कि दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, b का मान निकालना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM अपॉन में आ जाएगा आपका a। हमें क्या करेंगे, यहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, यानी वैल्यू जो दी गई है वो रख देंगे। तो वैल्यू हमें दी गई है, यानी कि b बराबर आपका आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 182 आपका 26, ठीक है ना। 13 से डिवाइड कर दो, 13 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 निम 18, 2 एकम 2, यानी कि तो हमारा दूसरा पूर्णांक जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 91। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके इस पूरे चैप्टर में है क्वेश्चंस, उन सारे के सारे क्वेश्चनों को मैंने क्या किया है, उन सभी क्वेश्चनों को एनालाइज करके और प्रीवियस ईयर पेपरों को एनालाइज करके इन प्रश्नों को मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को भी पता लग सके कि हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हम आपको आपका लगभग 95% सिलेबस जो है, कह सकते हो 95% रिवीजन जो है इसी वीडियो में करा देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में बोला जा रहा है कि
अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि देखिएगा, अगला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या सवाल दिया गया है? सवाल दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है आपके यूपी बोर्ड में 2020 में आया था। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें लोगों को क्या करना है, 96 और 404 का सबसे पहले जो है वो एचसीएफ निकालना है, माशा निकालना है। उसके बाद उसी संख्या का एलसीएम भी निकालना है, यानी कि लाशा भी निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 96 और 404 क्या करने वाले हैं, सबसे पहले करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए कर लेते हैं हम लोग, 96 और 404। ठीक है, इसके हम लोग करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले कर लीजिए, इसके 2 से डिवाइड किया तो चौको 8, 1 बचा 16 हो गया, 16। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, चौको 8। फिर 2 से डिवाइड किया 12 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 3 बार, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 बार। ठीक है ना, इसी प्रकार हम लोगों को इसके भी फैक्टर कर लेने हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे देखते हैं, 2 से डिवाइड किया 202, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 101, फिर 101 तो जो होती है वो आपकी अभाज्य संख्या होती है, डिवाइड नहीं होगी तो 101 से ही डिवाइड होगी, तो 101 से डिवाइड कर दिया तो 1 बार गया। यानी हमने इसके कर लिए सभी दोनों संख्याएं जो दी गई थी उन दोनों संख्याओं के कर लिए फैक्टर। इसी दोनों संख्याओं के फैक्टर हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन फैक्टरों की सहायता से एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद इनका एलसीएम भी निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, तो देखिए 96 का जो बना, देखिए 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। इसी प्रकार 404 के हम लोगों ने फैक्टर किए तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2 की पावर 2 इंटू 101 पावर। ठीक है ना, ये बन गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है इसका सबसे पहले तो निकालना है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बताया था, शुरुआत में ही बताया था, जब एचसीएफ निकालते हैं तो उस पद को लेते हैं जो दोनों संख्याओं में, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं उन संख्याओं में क्या हो, उभयनिष्ठ पद हो या कॉमन पद हो, और उसकी सबसे न्यूनतम घात को लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो दोनों जगह उपस्थित है, सबसे कम घात कितना है तो 2 की पावर 2 है। तो इसका जो एचसीएफ बनने वाला है, लोग यहां लिख देते हैं, इसका जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 2, अर्थात कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, एलसीएम क्या बनने वाला है, देखिए एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम भी क्योंकि हमें पूछा गया था, सबसे पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालने के बाद क्या निकालना था, एलसीएम भी निकालना था। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में हम लोग देखते हैं अधिकतम घात वाले को। ठीक है ना, जो उभयनिष्ठ पद हो उसके अधिकतम घात वाले पद को देखते हैं। अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, 2 की पावर 5 है। ठीक है, मैंने 2 की पावर 5 ले लिया। उसके साथ साथ उन पदों को भी ले लेना है जो कि इसमें बच जाते हैं। ठीक है ना, जो शेष पद होते हैं उनको भी ले लेते हैं। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 3 की पावर 1 इंटू 100। ठीक है, इन सबका क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए यहां से देख लीजिए, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 कितना हुआ था, 96 हुआ था ना। इसी का तो फैक्टर हम लोगों ने किए थे, 96 हो गया। 96 का जब हम लोग मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 96
करके देख लीजिएगा। 96 का 1 में तो 96, क्योंकि 0 उपस्थित है तो कोई अंक हटेगा तो वैसे भी नहीं, पूरा का पूरा रखेंगे। ठीक है, फिर 96 का 1 में फिर से कर दिया तो कितना आ गया 9696। इसका एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया आपका 4। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल कैसा है। ठीक है, बहुत ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को वन शॉट रिवीजन में। ठीक है, तो इसी प्रकार बने रहिए वीडियो में, ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। वन शॉट रिवीजन में ही हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे चैप्टरों को इसी प्रकार कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका जो सिलेबस होगा लगभग 15 दिन के समथिंग कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपका जो एग्जाम आने वाला एग्जाम जो है, जो लगभग 27 को है ना, 27 या 29 के बीच में ऐसे ही कुछ है, तो आपको उसके लिए आप अच्छी प्रिपरेशन हो जाए आपकी, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जब आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप लोग, आपके घर वाले भी खुश होंगे, आपके गुरु भी खुश होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए किस प्रकार दिया गया है। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, दर्शाया गया है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है, बोला गया है 18 और 117 का जो एचसीएफ है उसको लिखा गया है कि 18m-117। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को 18 और 117 का एचसीएफ निकाल लेना है। वो कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चनों में निकाल रहे हैं हम लोग, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से। चलिए देखते हैं, 18 और 117, चलिए निकाल लेते, देखते हैं क्या बनता है। 2 से डिवाइड किया 9 बार, फिर 3 से डिवाइड कर दिया 3 बार, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 5 बार। ठीक है ना, ये हो गया आपके पढ़ना। इसके भी कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 9, 27, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, 3 एकम 3, 3 दिया 9, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 1। ठीक है ना, दोनों के हम लोग क्या कर लिए, गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, 18 के क्या बने, 18 के फैक्टर बने 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। 117 के क्या बने, 117 के आपके गुणनखंड जो बने 117 के बने 3 की पावर 3। हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ आपको बताया था, एचसीएफ बनेगा आपका जो पद उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन हो, उसके साथ साथ जिसकी घात जो हो वो कैसी हो, कम हो। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह, दोनों संख्याओं में जो पद है वो 3 उभयनिष्ठ पद हो रहा है। ठीक है, जो 3 है वो कैसा है, उभयनिष्ठ पद है, उसके साथ साथ उसकी जो कम घात होगी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ इसका क्या बन जाएगा, इसका जो एचसीएफ बन जाएगा कितना बनेगा, एचसीएफ बन जाएगा आपका 3 की पावर 2 अर्थात 9। और प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि जो एचसीएफ 18 और 117 का जो एचसीएफ है उसको किसमें लिखा गया है, 18m-117 के रूप में लिखा गया है। ठीक है ना, हम लोग कर लेते हैं प्रश्नानुसार, कर देते हैं। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार जो 18 और 117 के एचसीएफ था उसको क्या लिखा था, यानी कि लिखा गया है एचसीएफ ऑफ 18,
117 उसको उन्होंने लिख दिया है 18m माइनस 117 के रूप में, ठीक है ना, 117 के रूप में। तो हम लोगों ने इसका एचसीएफ निकाल लिया है, कितना निकल के आया था 9, इसके स्थान पर हम लोग 9 रख देंगे और इसको जैसे का पैसा। 117 को उधर से अगर हम इधर लेके आएंगे तो उधर माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 9 प्लस 117 बराबर हो जाएगा 18m, ठीक है ना। m का वैल्यू निकालना है, इनको जोड़ लो, कितना हो गया 9 और 117 को जोड़ो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा ना, यानी कि 18m बराबर हो गया आपका 126, ठीक है ना। m का वैल्यू निकालना है, m को छोड़ दो, 18 क्या है मल्टीप्लाई में है, पक्षांतर कर दो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि यहां लिख दे रहा हूं m बराबर आपका हो जाएगा 126 बटे 18 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 18 का पारा सभी को आता होगा, 18 सत्ते 126, तो m का मान कितना आ गया 7, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उन लोगों के पास भी इस वन शॉट रिवीजन का लिंक पहुंच सके। आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जितना भी हो सके, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है, देखिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए अगले सवाल में बोला जा रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 भाज्य संख्या है क्यों, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है ना, भाज्य संख्या है क्यों। हम लोगों को क्या करना है, व्याख्या करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस, ठीक है ना। इसमें देख कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन देखिए क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है आपका 13 हो गया कॉमन, दोनों जगह उपस्थित, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 77 प्लस 1, ठीक है ना, हो गया। क्या मिल गया हमको 13 इंटू 78। भाज्य संख्या कौन सी होती है, देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो हमें क्या है यहाँ पे 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या ऐसी ये संख्या है भाज्य संख्या है, हम लिख सकते हैं अतः दी गई संख्या दी गई संख्या के 2 गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल में आप लोग नहीं अटकेंगे, व्याख्या करने के लिए दी जाए आप लोगों को क्या करना है यही करके, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। हाँ और इस वीडियो के नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, जितने भी वीडियो लेके आऊंगा
सभी वीडियो के करने आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल जो है, अगले सवाल में बोला जा रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्या बोला जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी। देखिए हमें ये बताइए, शून्य पर समाप्त अगर संख्या हो तो उसके लिए फैक्टर जब हम लोग करते हैं तो शून्य पर जो संख्या समाप्त होगी उसके फैक्टरों में 2 और 5 आने चाहिए, तो वो शून्य पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 2 और 5 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हम लोगों को 10 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जिस संख्या के फैक्टर में, यानी कि जिस संख्या के फैक्टर करने पर 2 और 5 प्राप्त होगा तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो यही चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बोला गया है 6 की पावर n, ठीक है ना, 6 की पावर n यही बोला गया है। तो 6 की पावर n के हम लोग क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो इसके देखो फैक्टर करेंगे तो क्या बनेंगे, 2 गुणा 3 और होल पावर n, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित हैं, ठीक है ना, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। मैंने क्या क्या बताया आपको, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। देखो यहाँ पे 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, उसके साथ साथ 2 की पावर n कर लो, यहाँ पे 3 की पावर n कर लो, यानी कि 2 मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो यह संख्या जो होगी वो शून्य पर समाप्त कभी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहां हम लोग लिखेंगे अतः प्राकृत संख्या, लिख लो, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है ना, n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके जब हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें 2 और 5 प्राप्त होने चाहिए थे, तो ये संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती, क्योंकि हमें 2 और 3 प्राप्त हुए तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके का सवाल एक और आता है आपका 4 की पावर n वाला, वहां पर भी हम लोगों को क्या होता है, 2 इंटू 2 मिल जाता है, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, ठीक है ना। तो वहां पर भी 5 प्राप्त नहीं होता है, तो वो भी संख्या क्या होती है, वो भी संख्या भी कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो ये आपका 1.2 प्रश्नावली जो थी उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए। आप लोगों को क्या करना है, इसके जो क्वेश्चन बचे हुए वो आप लोगों को घर से रिवीजन करने हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्नावली, ठीक है ना, 1.3 पे। तो 1.3 प्रश्नावली क्या थी, 1.3 प्रश्नावली हमारी थी कि किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। सिद्ध कैसे करते हैं,
अब अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक प्रमेय पता होनी चाहिए। तो वो प्रमेय क्या है मैं बता देता हूं। प्रमेय क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी। तो वो प्रमेय एक कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अब इस प्रश्नावली में क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 क्या है देख लीजिए, यहां पे बताता हूं आपको। यानी कि दो टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। दो टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, दो टाइप क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के बनते हैं, जैसे कि दे दिया पहला टाइप जो होता है आपका यानी कि फर्स्ट टाइप ये होगा, ये और ये होगा सेकंड। फर्स्ट टाइप में दे देगा आपको, जैसे कि मान लो √2, √3, √5, √7, इन संख्याओं को क्या करना है, डॉट डॉट कोई सी भी संख्या, ठीक है ना। इन संख्याओं को अपर में सिद्ध करना है। और दूसरी संख्या कैसे, दूसरा टाइप कैसा होता है, दूसरा टाइप होता है आपका यानी कि दो संख्याओं से मिलने वाली, जैसे कि मान लो 3 + 2 √5 दे दिया, ठीक है। 4 - 3 √3 दे दिया, इस तरीके की, ठीक है। तो यहां पे इससे पहले आप लोग जान लो, इस तरीके के दो टाइप आपको इस प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि सीधा सीधा दिया होगा √2 √3 √5 √7, या कुछ और संख्या दी गई होगी, या दूसरे टाइप में दिया होगा 3 + 2 √5 या 4 - 3 √2, इस प्रकार की कोई संख्याएं दी गई होंगी, ठीक है ना। उनको आप लोगों को क्या करना है, अपर में सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोग जान लेते हैं, देखिए जो संख्याएं होती हैं, अगर किसी भी परमेय संख्या को या कह सकते हो किसी भी पूर्णांक को पूर्णांक के साथ गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग किसी संख्या को या कह सकते हो किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दे देते हैं तो वो संख्या जो होती है वो परमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2/3, यही संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। माइनस का 4/5 लिख दूं तो ये भी कई संख्या है, परिमेय संख्या है। 6/7 लिख दूं, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग किसी भी संख्या को या कह सकते हो किसी भी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक के साथ भाग करते हैं तो वो संख्या जो होती है वो परमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, कह सकते हो परिवर्तित हो जाती है। लेकिन यदि किसी संख्या को किसी संख्या के साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए तो इन कंडीशनों में क्या होती है, हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं, यानी अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल क्या है, तो आप लोगों को प्रमेय समझ में आ गई है। प्रमेय क्या है मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। प्रमेय है आपकी, मान लीजिए कि P एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और वो क्या कर रही है, वो किसी संख्या के वर्ग को कह सकते हो P a² के वर्ग को अगर पूर्णतः विभाजित करती है तो P a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। जैसे कि मान लो यहां पे देख लो कि 9 है, ठीक है ना। 9 है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड 3 बार हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, ये 9 किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, 3 का वर्ग होगा, ठीक है ना। अगर मैं 9 का ही वर्ग मान लू, थोड़ी देर के लिए समझ लो, 9 का वर्ग कर दिया मैंने 81, 81 को भी 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 27 बार कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या का वर्ग, यानी यही तो बोला है
कि कोई अभाज्य संख्या, ठीक है ना, ये 3 कैसी होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, फिर भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। देखिए सवाल पहला बोला गया है, सिद्ध करें कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड में आया हुआ है, 2020 में आया था, ठीक है ना, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। हम लोग इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से सॉल्व करके देखते हैं। क्या बोला गया है, बोला गया है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन हो, उसको क्या करना है, उसका ठीक उल्टा मान लेना है। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला गया है, तो हमें क्या करना है, इसका ठीक उल्टा परिमेय मान लेना है इसको। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, माना, जैसे स्टार्ट करते हैं, सवाल बड़ा पड़ता है। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया हमने। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो P बटे Q के बराबर भी होगी। हम लोग लिख देते हैं 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर होगी किसके, P बटे Q के। और P और Q यहां क्या है, P और Q जो है वो आपके सह अभाज्य हैं। लिख देंगे हम P व Q सह अभाज्य। ये आपको तो इतना तो लिख के आना है, ठीक है ना। अब बताओ सह अभाज्य कौन होते हैं। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो, ठीक है ना। कह सकते हो इनका एचसीएफ जो हो सिर्फ 1 हो, है ना। जैसे कि 3 और 4 ले लिया, इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है, ठीक है ना। इनकी एचसीएफ इनका 1 ही निकलेगा। 16 और 17 ले लो, इनका डिफरेंस भी 1 निकलेगा, ठीक है ना। यानी कि जिन संख्याओं के बीच का डिफरेंस 1 हो या 1 हो, उनको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करना है, इस रूट 3 को उस तरफ ले जाना है, इसको लेके आना है। देखिए क्या बनेगा, 5 माइनस P बटे Q बराबर हो जाएगा रूट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है, एलसीएम यानी कि समान कर लेने, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। तो Q का मल्टीप्लाई जब 5 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 5Q माइनस P बटे हो जाएगा आपका Q बराबर में अंडर रूट 3, ठीक है ना, हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर। अब देखो यहाँ पे P और Q हम लोगों ने क्या लिया था, P और Q लिया था हम लोगों ने सह अभाज्य, क्या कह सकते हो, सह अभाज्य संख्याएं ली थी। तो P और Q जो है वो एक तरीके के पूर्णांक ही होंगे। यहां से देखो क्या पूर्णांक ही तो है, तो P Q हो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। जब P और Q पूर्णांक होंगे तो 5Q माइनस P कई संख्या हो जाएगी, कोई ना कोई पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और पूर्णांक के अपॉन पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां लिखेंगे चूंकि
P व Q पूर्णांक है। अतः 5Q माइनस P भी पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है ना, पूर्णांक हो जाएगा। अब देखो, जब ये संख्या पूर्णांक हो जाएगी और Q पहले से ही पूर्णांक है, ठीक है ना, Q क्या है? पूर्णांक ही तो है, पहले से ही पूर्णांक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक के साथ अगर हम भाग करते हैं तो वहां पर जो हमें प्राप्त होता है वो कई संख्या हो जाती है, परमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये कई संख्या बन जाएगी, परमेय बन जाएगी। ठीक, इसलिए 5Q माइनस P बटे Q एक परमेय संख्या है। ठीक है, समीकरण एक से देख लो। समीकरण एक से क्या हो रहा है? समीकरण एक से ये संख्या तो परमेय हो गई, और ये संख्या कैसी होती है? √3 जो होती है वो संख्या आपकी अपरिमेय होती है। क्या लिखेंगे? लेकिन समीकरण एक से 5Q माइनस P बटे Q बराबर क्या है? √3 है। ठीक है ना, जो कि अपरिमेय संख्या है। कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो, कभी संख्या तो ये संख्या जो है कभी तो परमेय हो रही है, कभी अपरमेय हो रही है। तो हमारी जो कल्पना थी, जो हम शुरू में माना था, वो तो गलत हो गया। ठीक है ना, हो गया कि नहीं हो गया? कभी ये परमेय हो जा रही है, कभी अपरमेय हो जा रही है, ये तो गलत है। लोग लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। तो पूर्व कल्पना गलत हो गई। हमने शुरू में कल्पना क्या की थी? हमने कल्पना की थी कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ? एक बात पर यहाँ पे परमेय बता रहा है, यहाँ पे अपरमेय बता रहा है, तो हमारी कल्पना कैसी होगी? गलत होगी। इसलिए कह सकते हो अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सवाल का आंसर। देख लीजिएगा, अगर किसी को समझ में ना आया हो मैं इसको दोबारा से समझा देता हूं। देखिए क्या था, सवाल दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी इस तरीके का सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है? इसका ठीक उल्टा मान लेना है, उसको परमेय मान लेना है। मैंने मान लिया कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। जब 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या हो जाएगी तो जो 5 माइनस √3 है वो P बटे Q के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो P और Q यहाँ क्या है? P और Q जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा P और Q सह अभाज्य संख्याएं ले ली। तो हम लोगों ने यहां से क्या किया? यहां से मैंने क्या किया? √3 को उस तरफ भेज दिया और P बटे Q को इस तरफ लेके आ गया मैं। तो 5 माइनस P बटे Q बराबर में कितना हो गया? √3 हो गया। ठीक है ना, मैंने यहाँ क्या कर लिया? समान कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। तो 5Q माइनस P बटे Q बराबर में हो गया √3। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं कि P और Q, यहां से हम लोगों ने क्या माना? P और Q क्या माना था?
सहअभाज्य संख्या ही माना था ना। तो पी और क्यू संख्याएं जब थी तो पूर्णांक हो जाएंगी। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। अतः दो पूर्णांकों को अगर आपस में घटाएं तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, जो मैंने शुरू में ही बताया था सवाल शुरू करने से पहले। यानी कि किसी भी दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए तो तीनों कंडीशनों में हमें क्या प्राप्त होता है? एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। और अगर हम उस किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक के साथ भाग कर देते हैं तो एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखो दो पूर्णांकों को आपस में क्या किया जा रहा था? घटाया जा रहा था। अतः 5q माइनस पी भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए 5q माइनस पी बटे क्यू एक परमेय संख्या होगी। मैंने बताया है कि किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक के साथ अगर भाग करते हैं तो परमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है? समीकरण 1 कह रहा है कि 5q माइनस पी बटे क्यू बराबर √3 है, जो कि एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि √3 की साथ √3 जो है वो कैसी संख्या होती है? अपरमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अतः हमारी पूर्व कल्पना जो है वो कैसी है? गलत है। या कह सकते हो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, ठीक है ना। यानी कि उसके अपोजिट आ रही है। अतः 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। यही इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देख लें क्या कह रहा है। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। √2 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। ये हम लोगों को क्या करना है? सिद्ध करना है। और ये सवाल जो है बहुत सारे बोर्डों में आया हुआ है। आपके यूपी बोर्ड में लगातार 3 वर्ष आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड में भी आया है, बिहार बोर्ड में भी आया है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं? इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है? बोला गया है कि √2 जो है वो कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो √2 अपरमेय संख्या जो है उसको हम लोगों को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले सवाल में भी किया था, इसको क्या कर लेना है? परमेय मान लेना है। मान लेना है माना √2 एक परमेय संख्या। √2 जो अब एक परमेय संख्या हो जाएगी, क्या करना है? √2 बराबर हो जाएगा P बटे Q। और P और Q क्या होंगे यहाँ पे? P और Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है ना, सहअभाज्य संख्याएं ले लेंगे। तो हमें क्या करना है? यहां से P का वैल्यू निकाल लेना है। इसको इधर भेज दो। √2 Q बराबर हो जाएगा P, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आगे क्या करना है? यहां देखो Q का वैल्यू अगर निकालोगे तो √2 चला जाएगा इधर। Q बराबर हो जाएगा आपका P बटे √2। वर्ग कर दो इसका। वर्ग करने पर इस तरीके का कोई सा भी सवाल आ जाए आपका, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, किसी भी प्रकार यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए, अगर इस तरीके का सवाल है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करके आना है जैसा मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा? Q² बराबर बन जाएगा आपका P² बटे 2, ठीक है ना। मैंने आपको जो थ्योरम बताई थी वो थ्योरम क्या थी? थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि किसी संख्या, किसी अभाज्य संख्या से अगर किसी संख्या का वर्ग, है ना, मैंने आपको थ्योरम बताई थी
मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है और p जो है वो a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करती है, तो p a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। यही बोला था ना मैंने। तो देखो, दो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये p स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो ये जो दो है वो p को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। ये तो क्लियर है ना। यहां लिखेंगे हम लोग, चूंकि p स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है, इसलिए p क्या होगा, p संख्या 2 से विभाजित होगा, p संख्या 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। अगर p स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है तो p भी संख्या 2 से विभाजित होगा। तो हो गया, ठीक है ना। आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो p/2 जो होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं। आगे चलिए, माना p/2 बराबर हो गया k1। क्या p/2 को क्या मान लिया, k1 मान लिया। k1 क्या है यहाँ पे, k1 एक पूर्णांक है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करके आना है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको √3 दे दिया, √5 दे दिया, √7 दे दिया, कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या करके आना है, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू निकाल लेंगे। p बराबर क्या हो जाएगा, 2k1 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है आपका, ठीक है ना। ये आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। हम लोग क्या करते हैं, p का जो वैल्यू निकला है उसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए देखते हैं क्या बनेगा। क्यू स्क्वायर बराबर बनेगा 2k1 का वर्ग बटे 2। क्यू स्क्वायर बराबर बन जाएगा आपका 4k1 स्क्वायर बटे 2। तो से इसको डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k1 स्क्वायर। k1 स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, 2 को पक्षांतर कर दो, k1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बटे 2। कितना हो जाएगा। अब फिर से वही, कि जो क्यू स्क्वायर है वो संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है ना। तो जब क्यू स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है तो क्यू भी संख्या 2 से विभाजित होगा, ठीक है, ठीक है ना। यहां लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है या विभाजित है, इसलिए क्यू संख्या 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। क्यू भी क्या होगा, संख्या 2 से विभाज्य होगा। चलिए आगे क्या करते हैं, यानी कि जो छोटा सवाल है वही बड़ा है और जो बड़ा था वो छोटा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, अब आगे इसको भी कर लेना है। फिर से मान लेना है, माना
Q बटे 2 बराबर K2। K2 यहां पे क्या है? K2 एक पूर्णांक है। ठीक है ना? K2 भी क्या है? K2 भी एक पूर्णांक है। ठीक है ना? तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? यहां से हम लोगों को क्या करना है? Q का वैल्यू भी निकाल लेना है। बस सवाल हो गया 2K2। इसको मान ले गए हम लोग समीकरण नंबर 3। गौर से देखो, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक है ना? समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 में क्या है? ठीक है ना? समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है क्या स्पष्ट हुआ? देखो, 2 यहां भी उपस्थित है और यहां भी उपस्थित है, तो 2 क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और हम लोगों ने क्या माना था? हम लोगों ने कहा था P और Q कैसा है? सहअभाज्य है। लेकिन यहाँ पे P और Q का क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे P और Q में दो जो पद है, यानी कि दो संख्या जो है, दो पूर्णांक जो है वो कॉमन हो रहा है। यानी कि इसका जो HCF निकल के आ रहा है वो 2 निकल के आ रहा है। यानी कि हम लोगों ने जो PQ माने थे वो सहअभाज्य संख्याएं मानी थी। सहअभाज्य संख्याओं का जो मैंने शुरू में आपको बताया, सहअभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? जिनके बीच का अंतर कितना हो? 1 हो, या जिनके बीच का HCF जो हो वो 1 हो। ठीक है ना? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? तो देखो, 2 यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह उपस्थित है। तो समीकरण 2 और 3 से यह स्पष्ट है कि संख्या 2 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो हमने शुरू, हमारी जो कल्पना थी कि P और Q कैसे हैं? सहअभाज्य हैं। तो हमारी कल्पना कैसी हो गई? गलत हो गई। तो हमारी कल्पना गलत हो गई, अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है। ठीक है ना? जब ये सहअभाज्य नहीं होंगे, अब देखो यहां पे बोला गया है कि सहअभाज्य है और यहां पे जो हम लोगों ने निकाला तो सहअभाज्य नहीं है। तो अब देखो, हमारी कल्पना जो थी, जो हम लोग कल्पना की थी कि ये परमेय संख्या है, वो कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हम लोग लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इस सवाल को ऐसे करके आना है। इस तरीके का कोई सा भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, चाहे वो √2 हो, √3 हो, √7 हो, यानी कोई सा भी, तो आप लोगों के अगर क्या आना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से पूरा का पूरा सवाल करके आना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है? इस सवाल को, या कह सकते हो वीडियो को, दोबारा से देख लेना है। ठीक है ना? और इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ के रिवीजन करना है। 1-2 बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है ना? इन सवालों का
कंपलसरी है कि इस प्रश्नावली से आपका एक सवाल फंसना ही है, ये फिक्स है। हर एग्जाम में आता है, हर बोर्ड में आता है, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका झारखंड बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सारे बोर्डों में ये सवाल, इस प्रश्नावली से एक सवाल आना कंपलसरी है। अंडर रूट 2 आ सकता है, ठीक है ना, शायद आपको यही क्वेश्चन मिल जाए। अंडर रूट 3 भी हो सकता है, अंडर रूट 5 भी हो सकता है, अंडर रूट 7 भी हो सकता है। कोई सा भी सवाल आ जाए, आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम यही करके आ जाना है। बस अगर अंडर रूट 2 आता है तो सेम ये लिख के आ जाना है, अंडर रूट 3 आता है तो अंडर रूट 2 के स्थान पर अंडर रूट 3 रख देना है और सॉल्व कर देना है। 5 आता है तो 5 रख के आ जाना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को, सब लोगों को बस यही सवाल रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। एक दो बार जब लगा लोगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगले सवाल में चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1.4 की, ठीक है। शांत और अशांत दशमलव प्रसार। शांत और अशांत दशमलव प्रसार कैसे होते हैं वो समझते हैं हम लोग। देखिए, शांत और अशांत दशमलव प्रसार दो तरीके के, दो होते हैं, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। अब परमेय संख्याओं में जो जो होता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है, दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना। और जब हम लोग अपरमेय संख्याओं की बात करते हैं तो आ जाता है आपका अशांत अनावर्ती, ठीक है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है, जैसे कि अंडर रूट 2 हो जाता है, उसमें संख्याएं रिपीट नहीं होती है लेकिन लगातार अनंत पदों तक चलती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, 4/5, इसको जब डिवाइड किया तो 0.8 आया, यानी कि कुछ एक पॉइंट पे ही ये पूर्णतः समाप्त हो गया। या मान लीजिए मैंने लिख दिया 5/4, कितना आ जाएगा 1.25, ठीक है ना, तो अंकों पे समाप्त हो गया। लेकिन कुछ संख्या कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे कि मान लो 10/3 हो, तो यहां क्या होगा 3.333 और ये अनंत पदों तक चलता रहेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में आ गया शांत कौन सा दशमलव प्रसार होता है और अशांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है, ठीक है ना। अब लोग चलते हैं, देखिए शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं जो क्यू होता है, जो आपका हर होता है, P/Q के फॉर्म में ही सारी संख्याएं दी जाती हैं, ठीक है ना। तो जो क्यू होता है, क्यू के जो गुणनखंड करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बोला जाएगा आपको कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो जब हम लोग हर, यानी कि हर के जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो Q जो है, या कह सकते हो जो हर है, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देखिए शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, मैं बता देता हूं। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार में जो आपका Q है, या कह सकते हो जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। अगर इस रूप का है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। या कह सकते हो q के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, क्या करने पर? q के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों उपस्थित हैं तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है। अशांत में क्या होता है? अशांत में होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, तो जो हर है वो क्या है? क्यू बराबर नहीं होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का, नहीं होगा। ठीक है, ये फिक्स है। यानी कि जो Q है आपका, ठीक है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त होता है। 2 और 5 तो आए ही आए, उसके अतिरिक्त क्या हो? उसके अतिरिक्त कुछ और आ जाए। जैसे मान लो 3 आ गया, ठीक है ना, 3 आ गया, 7 आ गया, इस तरीके की संख्या, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और सिर्फ 2 और 5 प्राप्त होते हैं या केवल 2 होता है, केवल 5 होता है, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सवालों पे चलते हैं, ठीक है ना। सवाल बोला गया है अभाज्य गुणनखंडों, सवाल कुछ प्रकार है कि हमें करना है बिना विभाजन, यानी कि बिना विभाजन लंबी प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे, ठीक है, यानी कि विभाजन प्रक्रिया भी नहीं करनी है और हमें बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट सवाल है आपका 17/8, ठीक है ना, बताना है इसको कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मैंने बताया था क्या करना है, क्यू क्या कह सकते हो, जो हर है आपका उसके क्या कर लेने हैं? गुणनखंड कर लेने हैं। तो हमें क्या करने हैं? 8 के फैक्टर करने हैं। चलिए देखते हैं, 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के जैसे ही फैक्टर किए क्या प्राप्त होगा? 2 डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 2 बार, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 बार, ठीक है ना। यानी कि 8 के फैक्टर करने पर प्राप्त हुआ मुझे, 8 के फैक्टर करने पर मुझे 2 जो है 3 बार प्राप्त। मैंने आपको शांत दशमलव प्रसार में बताया था कि यदि हर या कह सकते हो क्यू के गुणनखंड करने पर केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों प्राप्त हो तो क्या होगा? दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो हम लोग यहां कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या का दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है। आता दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत।
ठीक है ना। बस इस तरीके से करना है, यानी कि जो संख्या दी जाएगी उसके हर के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के आ जाते हैं तो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं आते हैं 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और गुणनखंड और आ जाते हैं तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं, इसके जस्ट लिया होगा। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। देखिए जैसे कि दूसरा सवाल दिया गया है आपका 13/3100, ठीक है ना, ये सवाल दे दिया गया है। तो क्या करना है आपको, हर जो नीचे लिखी हुई संख्या है इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए करते हैं 3125 हम लोग क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। देखिए डिवाइड होगा 5 से 6 बार, ठीक है ना, एक बचा 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, फिर 5 से डिवाइड करोगे, एक बार 2 बार, फिर 5 से डिवाइड कर दिया 25 बार, फिर 5 से डिवाइड कर दिया 5 बार, फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो एक बार। गौर से देखो जब हम लोगों ने हर के फैक्टर किए तो क्या प्राप्त हुआ, मुझे 5 जो है केवल 5 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे अतः दी गई संख्या का हर, ठीक है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है ना। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। इसके जस्ट दूसरे सवाल में क्या बोला गया है, इसका जस्ट दूसरा सवाल जो है उसमें आपको बताना है कि वह संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनका दशमलव प्रसार बताओ। मैं इसका बता दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने क्या किया, इसके जब फैक्टर किए क्या प्राप्त हुआ, मुझे 5 प्राप्त हुआ, कितने बार 5 बार। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं 5 की पावर 5, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार भी बताना है। तो दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस 5 के साथ 2 को और मिला लो, 10 बन जाएगा। हम 2 के पीछे क्यों पढ़े हैं, इसीलिए पढ़े हैं कि 5 के साथ अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बनता है, और 10 से अगर किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो डिवाइड जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल समान घात के साथ इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेना है 2 की पावर 5 से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेना है 2 की पावर 5 से, ठीक है ना। कर लिया ना, ऊपर कितना हो जाएगा देखो, यहां तो हो गया 10 की पावर 5, 10 की पावर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। ऊपर कितना हो जाएगा देखते हैं, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 3 39 और 2 41, बटे में क्या आ जाएगा 10 की
पावर कितना 5 था ना। 5 अंकों बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। 3 अंक तो पहले से ही है, तो अंक और चाहिए। इसका दशमलव प्रसार क्या बन जाएगा, दशमलव प्रसार बन जाएगा 0.00416। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, सभी सवालों को सॉल्व करना है। तो जितने भी सवाल इसमें बन सकते थे पॉइंट सॉल्व रिवीजन में मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर यूजफुल वीडियो लगी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर से मिलते हैं हम लोग इसी समय एक और नए टॉपिक के साथ, नए वन शॉट के साथ, ठीक है। तो अगले वाले वन शॉट में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले वाले वन शॉट में हम लोग क्लियर करने वाले हैं बहुपद को, ठीक है ना। उससे भी बहुत ही गजब के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही गजब मिलता है, बहुत ही गजब तरीके से हम क्या करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे जिस तरीके से इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हम लोग कल आप लोगों को इसी समय पर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।